ये जो सीएनबीसी आवाज़ की जो ये इनिशिएटिव है कमोडिटी महाकुंभ, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। कमोडिटी बाज़ार एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसकी अभी तक डेवलपमेंट की शुरुआत ही हुई है। जो अहम पहलू है उनको जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है इस महाकुंभ के द्वारा, और हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ को इस प्रयास के लिए। NCDEX presents CNBC आवाज़ कमोडिटी महाकुंभ। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by NCDEX Investor Protection Fund Trust। आप देख रहे हैं कमोडिटी महाकुंभ और हमारा ये हिस्सा बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ पर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। जितने भी डाउट्स उनके मन में है कमोडिटी बाजार को लेकर, उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करें। और हमारे साथ हमारा पैनल भी है। हमारे साथ हमारे दिग्गज गेस्ट जुड़े हुए हैं। एफएमसी के डायरेक्टर मिस्टर वीसी चतुर्वेदी, साथ ही एनसीडीएक्स के सुरेश देवनानी, किशोर नारने, मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही फिजिकल मार्केट के बड़े जानकार जी के सूद। चलिए, प्रज्ञा हमारे साथ है, सीधा प्रज्ञा के पास ही चलते हैं। प्रज्ञा, बताइए आप कौन सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। गोल्ड हेज और सिल्वर हेज पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितेन पूछना चाहते हैं अपना सवाल। जैसे कि एनसीडीएक्स ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है गोल्ड हेज का, तो उसे जब क्लाइंट्स के सामने पेश करते तो उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमें समझना है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, कमोडिटी मार्केट जब बात करते हैं तो गोल्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, तो वही मुझे समझना है। बिल्कुल सुरेश, ऑफ कोर्स आपसे बेटर ये कोई नहीं समझा सकता है गोल्ड हेज और जो सिल्वर हेज यहाँ पर आया है। हाँ, ये एक न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च। इसमें एक्सचेंज हमेशा मार्केट के साथ जुड़ के ये जानने की कोशिश करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कुछ एक रोल निभाएगा। लास्ट एक साल में अगर आप देखें तो गोल्ड को लेके बहुत डिसीजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ चुका था, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत था कि इंपोर्ट, फिजिकल इंपोर्ट जो है गोल्ड्स का, वो थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए। तो स्लोली एंड स्टेडीली 1% से लेके कस्टम्स ड्यूटी 10% लेके ली गई है, और ऊपर से जो 20-80 का रेशियो है जो रूल लाया गया है, उससे काफ़ी हद तक कर्ब हो गया है जो गोल्ड का इंपोर्ट्स है। इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली अवेलेबल हैं वो सब कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका ये मतलब है कि जिसकी भी ओपन पोजीशन है टुवर्ड्स एक्सपायरी, उसको वो गोल्ड फिजिकली डिलीवर करना है या लेना है। जब माल की शॉर्टेज है और आपको फिजिकली गोल्ड डिलीवर करना है, दैट बिकम्स अ रियली प्रॉब्लमेटिक इशू। अगर आप देखेंगे 6 महीने में जो वायदा चला है वो स्पॉट प्राइस से काफ़ी हटके चला है, जो करंट वायदे हैं हमारे पास, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उससे भी जुड़ के नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से मिसलीडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे ये जो करंटली अवेलेबल थे। तो हमने मार्केट्स के साथ जुड़ के जानने की कोशिश करी कि ऐसा कौन सा चीज़ होगा जो ये कॉन्ट्रैक्ट को परफेक्टली चलाएगा। तो लोगों ने ये जताया था कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस, जिसको बेंचमार्क प्राइसेस माना जाता है, उसको लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट आप डिज़ाइन कर सको जिसमें कोई डिस्टॉर्शंस ना हो। आज की तारीख में जो स्पेकुलेशन हो रहा है वो ज़्यादातर कस्टम्स ड्यूटी को लेके हो रहा है, घटने वाली है, बढ़ने वाली है, तो लोगों को वायदा समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से चल रहा है। तो ये मार्केट के साथ जुड़ के हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया जहाँ से हम लोगों ने कंपलसरी डिलीवरी पार्ट को हटा दिया, एक इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट लाए, उसमें से कस्टम्स ड्यूटी और प्रीमियम का जो कंपोनेंट है वो भी हटा दिया। तो बेसिकली इट्स अ वेरी फेयर, सिंपल, ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट विच वी हैव लॉन्च्ड। उसको काफ़ी सराहा जा रहा है। अभी 1 ही महीना हुआ है, अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है उसमें, और उम्मीद है कि मार्केट को ये और पसंद आएगा और इसको हम और जितना इसका पोटेंशियल है उतना हद तक इसमें पार्टिसिपेशन देख पाएंगे। किशोर, आपके एक्सपीरियंस में आपको लग रहा है इस तरह के नए प्रोडक्ट्स आना इम्पोर्टेंट है ताकि डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो सके मार्केट में, और कितना फायदा उठा पाए हैं इन प्रोडक्ट्स का लोग? प्रोडक्ट इनोवेशन तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे मार्केट में। फ़िलहाल के लिए तो वो एक ही जगह पे मार्केट एक्सपेंशन पॉसिबल है, नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट इनोवेशन से। और जब तक FCRA अमेंडमेंट्स नहीं होता है या ऑप्शंस या कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स और ऐसा नया चीज़ नहीं आ सकता, तब तक ही हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को ही बेटर बनाते जाएंगे। और जैसा सुरेश ने बोला है कि अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टर्स। वन इज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम,
और वन इज़ प्योर गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जिसको सिर्फ गोल्ड में इंटरेस्ट है वो ये कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको कोई गोल्ड के अलावा किसी दूसरे चीज़ पे उनको बेट नहीं करना चाहिए कि सरकार कभी इंपोर्ट ड्यूटी घटाएगा कि नहीं घटाएगा, प्रीमियम कौन डिसाइड कर रहे हैं, क्या लॉजिक है प्रीमियम डिसाइड करने में, वो सब भी इसमें से हट जाएगा। बट जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट करना है या आर्बिट्रेज कर सकते हैं, जो MCX और NCDX के बीच में जहाँ पे आपको किसी को ये ड्यूटी आर्बिट्रेज रेगुलेटरी आर्बिट्रेज करना चाहते हैं, तो भी क्या है कि दोनों एक्सचेंजेस एक ही इसमें एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे मतलब कॉम्पिटिटिव रह सकता है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर के पास भी दो क्लियर ऑप्शंस है कि जिसमें उनको उनके फायदे के लिए जो ट्रेड कर सकें। सो आई थिंक प्रोडक्ट इनोवेशन इज utmost important at this point of time। और बहुत समय हो गया है कि हम लोगों को नया कुछ इनोवेशन नहीं मिला है इसमें, और सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा जो हेल्पिंग हैंड नहीं देखा गया। तो आई थिंक आई एम होपफुल दैट जो नया गवर्नमेंट आएगा, आई थिंक जो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FCRA क्लियर हो सकता है, तो उसके बाद आई थिंक दैट इज गोइंग टू लीड द नेक्स्ट लेवल ऑफ कमोडिटी मार्केट ग्रोथ, दैट प्रोडक्ट इनोवेशन इज गोइंग टू बी। बिल्कुल, और FCRA में जिस तरह से किशोर ने कहा, ऑप्शंस अगर एक बार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तब शायद वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे कमोडिटी एक्सचेंजेस के यहाँ बढ़ते हुए। लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स द नेक्स्ट स्टेप जब नई सरकार आएगी। लेकिन काफी सारे दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं। प्रज्ञा? बिल्कुल, कमोडिटी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेजिंग, और मुझे याद है हर्षदा मैम ने मुझे हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। यहाँ हमारे साथ किरण बने हुए हैं जो हेजिंग पे अपना सवाल पूछना चाहते हैं। किरण सर, मैं समझना चाहता हूँ कि हेजिंग क्या है और इसका कैसे यूज हो सकता है बिजनेस के लिए। हर्षदा, डू यू वांट टू ट्राई दैट? आई थिंक आई शुड लीव इट टू द एक्सपर्ट्स ओनली। तो सुरेश, अगर आप पहले समझा सकें। ज़रूर, जैसे किशोर ने कहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन दिस कमोडिटी मार्केट्स विच कलेक्टिवली मेक इट, मतलब जो सब मिलजुल के जब उसको एक वाइब्रेंट मार्केट बनाते हैं। हेजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन दैट। हेजर वो होता है जिसका एक्सपोजर कहीं ना कहीं उस कमोडिटी के अंडरलाइंग में है। इंपोर्टर हुआ, एक्सपोर्टर हुआ, या फिर वो किसी न किसी प्रकार से ट्रेडिंग करता है, तो उसका रिस्क एसोसिएटेड है उस कमोडिटी के अंडरलाइंग में। वो बहुत बखूबी यूज़ कर सकता है कमोडिटी फ्यूचर्स को अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। आज मेरा अगर एक्सपोजर है तो उतनी क्वांटिटी का हमने काउंटर पोजीशन अगर फ्यूचर्स एक्सचेंज पे ले लिया तो मैं अपना रिस्क को हेज कर देता हूँ। उसमें मैं ना ज़्यादा कमा पाऊंगा ना लूज़ कर पाऊंगा, बट आई हैव प्रोटेक्टेड, क्योंकि मैं फिजिकल प्लेयर हूँ। मेरा जो मुनाफे का वो है मकसद है वो अंडरलाइंग बिजनेस में से है। सो आई वुड रादर फोकस, मैं उस पर ध्यान दूँ और उस पर मैं अपनी एक्सपर्टीज चलाऊँ। बट टू लूज अवे, मैं जो अगर प्रॉफिट लूज़ कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी, तो मैं अपने बिजनेस को बहुत एक्सपोज कर रहा हूँ रिस्क को। सो आई वुड रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बिजनेस, मगर मैं जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको अगर मैं हेज कर सकता हूँ कमोडिटी फ्यूचर्स पे, तो दैट इज़ हाउ दीज हेजिंग इज हैपनिंग ऑन द कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज। बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ फिजिकल मार्केट के दिग्गज सूद साहब भी जुड़े हुए हैं। सूद साहब, फिजिकल मार्केट में किस तरह से हेज कर सकते हैं? एक्चुअली फिजिकल मार्केट में अगर किसी का एक्सपोजर है, जैसे एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर, उसको हर महीने एक सर्टेन क्वांटिटी शुगर की चाहिए। वो आज डिसाइड कर सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अपने हिसाब से कि कौन सी कॉस्टिंग मुझे पैरिटी में आ रही है और उस पैरिटी में उसको क्या शुगर फ्यूचर्स मार्केट में मिल रही है, तो अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पर वो परचेज कर सकता है। उसी वक्त ही कोई मिलर है, उसकी प्रोडक्शन है, जितना गन्ना उसके आसपास 15 किलोमीटर जो कि रेगुलेटरी एरिया उसको मिला हुआ है, उसको मालूम है कि उसकी क्या प्रोडक्शन होगी, और हर महीने वो उसी एक्सचेंज में जाकर अगर उसको यही लगे कि जो प्राइस वहाँ दिख रही है वो सही है, तो एक्सचेंज में वो बेच सकता है। इस तरह से दोनों ने अपना अपना रिस्क कवर कर लिया। दोनों सेलर और बायर को अपनी प्राइस की विजिबिलिटी, प्राइस उसको दिख गई कि आगे क्या मिलेगी, और बाकी उसने अपना बिजनेस रिस्क रहित, रिस्क फ्री कर लिया। तो ये तो एक एग्जांपल थी कि किस तरह से फिजिकल मार्केट में जो दो बायर और सेलर थे, एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर और एक शुगर प्रोड्यूसर। इसी तरह से ही हार्वेस्ट का टाइम है गेहूं का, और अगर इस बार तो कुछ प्राइस ज़्यादा है, पर अगर गेहूं में प्राइस कुछ मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास है और उसको 5-6 महीने की प्राइस अच्छी लगती है, जो कैरिंग कॉस्ट जो उसकी लग रही है
ब्याज और गोडाउन का खर्चा उससे ज़्यादा उसको बाज़ार में मिल रहा है, तो वो आगे की वीट बेच सकता है और वेयर हाउस में डाल सकता है, और उस टाइम पर जो उसका ब्याज और भाड़े का खर्चा होगा उससे ज़्यादा उसको मुनाफा मिल जाएगा। तो इस तरह से किसी एक्सपोर्टर ने अगर कुछ एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन करनी है किसी आइटम की, तो अपना जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो किसी चालू कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सचेंज में खरीद सकता है और अपनी कॉस्टिंग पूरी तरह से बिठा सकता है। अगर वो नहीं करे तो उसको रिस्क रहेगा कि प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसके प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी कमी हो सकती है। तो इस तरह से कि एक कमोडिटी का कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर फार्मर जैसा, या कोई एक्सपोर्टर, इस तरह इंपोर्टर, किसी ने इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, माल 3 महीने बाद आएगा, उसको आज ही एक्सचेंज में जाकर वो हेज कर सकता है, उसको बेच सकता है। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए तो प्रज्ञा, आई एम श्योर कि आपके साथ साथ और जितेंद्र के साथ साथ सभी दर्शकों को समझ आ गया हेजिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस वायदा और फिजिकल मार्केट में क्या है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कमोडिटी महाकुंभ में आगे भी अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देते रहेंगे। कमोडिटी महाकुंभ के इस सेगमेंट में हम निवेशकों की समस्याएं सुलझा रहे हैं। बेसिकली बेसिक Q&A सेशन चल रहा है कमोडिटी मार्केट से ही जुड़ा हुआ। जो भी मन में सवाल है वो हम हर रोज CNBC आवाज पर उनके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन वो ट्रेड रिलेटेड होता है। लेकिन आज जो बेसिक्स है कमोडिटी मार्केट के नए निवेशकों के लिए, एग्जिस्टिंग निवेशकों के लिए, उन्हीं का हम सवाल दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जानकार भी है सुरेश देवनानी NCDX के, साथ ही हमारे साथ GK सूद जो फिजिकल मार्केट के एक्सपर्ट है, FMC के डायरेक्टर विकास चतुर्वेदी, और एक शख्स जिसे आप सब वाकिफ हैं, किशोर नारने, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। प्रज्ञा हमारे साथ है जो हमारे दर्शकों से ये इंटरफेस काफी कॉन्फिडेंटली संभाल रही है। अब अगला सवाल कौन सा है? ओके, हम लोग अपने कमोडिटी शोज में हमेशा से बहुत सारे जार्गन्स यूज़ करते हैं। केवल हम लोग नहीं, हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए ये जार्गन्स काफ़ी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। विरल हमारे साथ हैं जो अपना एक कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। विरल, मेरा सवाल है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या है? किशोर, आई थिंक इट्स वेरी बेसिक, बाय एंड सेल, लॉन्ग एंड शॉर्ट नथिंग बट एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ है कि वन इज यू आर फ्रेशली बाइंग, आपने किसी चीज़ को खरीदा है तो आप उस चीज़ में लॉन्ग है, या ऑलरेडी आप फिजिकल भी होल्ड कर रहे हैं तो भी आप लॉन्ग है। आप सिर्फ 10 टन चना आप वेयर हाउस में रखा हो, मतलब आप चना पे लॉन्ग है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब NCDX से कुछ रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप चना पे लॉन्ग है। सो उसका मतलब इफ यू आर नॉट हेजिंग, यू आर ट्रेडिंग, इट इज द सेम थिंग। लॉन्ग मतलब किसी कमोडिटी का साथ है, कमोडिटी का साथ में है, तो हम लोग पोसेशन में है, तो किसी कमोडिटी का ओनरशिप है। और शॉर्ट मतलब जो कमोडिटी अपने पास नहीं है और हम लोग बेच चुके हैं और फ्यूचर में अपने को डिलीवरी देना चाहिए। तो जो कमोडिटी हमारे पास नहीं है, दैट वी आर गोइंग इन माइनस, मतलब अपने पास नेगेटिव है, कमोडिटी शॉर्टेज है, सो दैट इज शॉर्ट। सो नथिंग बट शॉर्टेज, सो वी डोंट हैव कमोडिटी, दैट इज शॉर्ट। सो जो सेल पोजीशन है, जो जहाँ पे अपने पास डिलीवरी नहीं है और सेल पोजीशन खड़ा है, वो शॉर्ट पोजीशन है, और जो अपने पास पोजीशन खड़ा है, जो कमोडिटी अपने पास पोजीशन में है, वो लॉन्ग पोजीशन है। विरल, आपको समझ आ गया अब लॉन्ग और शॉर्ट, तो आप लॉन्ग जाते हैं या शॉर्ट जाते हैं कमोडिटीज में? ऑलराइट, प्रज्ञा अगला सवाल। ओके, क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स होते हैं ताकि वो अलग अलग तबके के लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें, चाहे वो ट्रेडर्स हों या फिर फार्मर्स हों, तो इसी से जुड़ा एक सवाल गोपाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि माना गया कि हिंदुस्तान बड़ा देश और यहाँ से 60 से 70% लोग किसान हैं, तो उन किसानों को ये एग्री ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म किस तरह से मदद पहुँचा रहा है? ओके, क्योंकि NCDX काफी समय से एग्री ट्रेड को पहले सपोर्ट कर रहा था, अगर सुरेश ये आप हमें पहले बता सके। एग्री ट्रेडिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए फार्मर्स तो अब तक बहुत कम हैं।
क्योंकि जो अगर देखा जाए आपने तो हमने लॉट साइज़ जो रखा हुआ था वो 10 टन्स का रखा हुआ था, विच वाज समथिंग, मतलब वो एक ट्रकलोड के हिसाब से था कि अगर आप कोई पोजीशन लेते हो और अगर आपको डिलीवर करना पड़े तो 10 टन का नॉर्मल जो एक स्टैंडर्ड डिलीवरी मोड होता है वो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप देखें तो डायरेक्ट ट्रेडिंग से नहीं हो रहा है, पर हम लोगों ने जो दूसरे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि प्राइस डिसेमिनेशन, आज काफ़ी प्रोमिनेंट मंडीज़ में हम लोगों ने एफएमसी से जुड़ के प्राइस स्टिकर्स लगाए हुए हैं, तो जो भाव ट्रेड हो रहा है वो आज फार्मर्स को पता चल रहा है, वो अपने हक का भाव मांग के ले रहे हैं। पहले छोटी छोटी मंडियों में उनको पता ही नहीं था कि इस कमोडिटी का भाव क्या चल रहा है, वो अपना उपज लेके आते थे और वहाँ पे जो उनको मिल गया वो लेना पड़ता था। आज वो मंडियों में अपने टिकर पे देख के उनको पता है कि ये भाव मेरा फेयर भाव है और उसके हिसाब से वो अपना हक का मांग के लेते हैं। उस हिसाब से काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में भी, आप मीडिया हाउसेस के मदद से भी काफ़ी डिसेमिनेशन हो रहा है और बहुत सारे लोगों को ट्रेड में ये पता चल रहा है कि इसका ये भाव होना चाहिए और वो उस तरीके से इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो फार्मर्स को उस तरह से फ़ायदा हो रहा है। मिस्टर चतुर्वेदी, आई डोंट नो ये क्वेश्चन आपको कितना फेयर होगा, लेकिन आपका क्या व्यू है फार्मर्स के लिए जो हो रहा है, जितना भी उन्हें फ़ायदा मिलता है, इज दैट इनफ या फिर एक्सचेंजेस को शायद कुछ और कदम भी उठाने चाहिए? देखिए, हम लोगों का भी मानना ये है कि किसानों को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए और इसमें एक सफल मॉडल जो केरल में हम लोगों ने देखा कि एक एग्रीगेशन मॉडल था जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विशेषकर रबर में एक तरीके से किसानों ने साथ मिल कर के और फ्यूचर्स एक्सचेंजेस का और फ्यूचर्स ट्रेडिंग का उससे लाभ उठाया। ये जो एग्रीगेशन मॉडल है, जितनी भी मीटिंग्स हम लोग और राज्यों में सब जगह करते हैं, वहाँ पर भी यही संदेश देना चाहते हैं कि किसान एक साथ मिलकर के पोजीशंस ले सकते हैं। एक्सचेंजेस ने अपनी समस्या ये रखी थी कि जो लॉट साइज़ की, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने छोटे लॉट साइज़ में भी एक्सचेंजेस को परमिशन दी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसान जो उसके साथ जुड़ जाए और उसके लिए उसको फाइनेंस मिले, जिसकी के लिए हम लोगों ने बैंकों से भी बातचीत की है। तो किसान को ज़रूर इससे विशेष फ़ायदा मिले और एक्सचेंजेस को भी इसमें प्रयासरत रहना चाहिए और प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। सूद साहब, क्या आपको लग रहा है या फ्यूचर में फार्मर्स और जोड़ पाएंगे, चाहे वो रेगुलेटर्स की कोशिश से हो या फिर एक्सचेंजेस की कोशिश से? क्योंकि अब तक हमने देखा है पास्ट हिस्ट्री में ज़्यादा किसानों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। देखिए, हमारे फार्मर बहुत छोटे हैं। यहाँ पर एवरेज फार्म साइज 1.2-1.3 हेक्टेयर है, तो फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल है कि ये स्किल जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, जैसे अभी इस सेशन के शुरुआत में बात हुई थी कि उसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग का, उसकी रिस्क असेसमेंट, उसके सारे फैक्टर्स, फिर वो फाइनेंशियल साइड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो जैसे चतुर्वेदी साहब ने बताया, ये बहुत अच्छी पहल है कि फार्मर्स के लिए कोई एग्रीगेशन का मॉडल हो, उनका अपना ही विलेज कोऑपरेटिव या स्टेट लेवल कोऑपरेटिव। इनफैक्ट एग्रीगेशन ये नहीं कि सारे फार्मर एक ही तरफ ट्रेड करेंगे, एक एक फार्मर को उसका कोऑपरेटिव ये मौका दे सकता है कि वो अपना ऑर्डर प्लेस करे। उसको बेचना है या दूसरे को ख़रीदना है, उसको आज बेचना है कि 4 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट में बेचना है। ये काम एक बार एक फोर्ड फाउंडेशन ने भी शुरू किया था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने हरियाणा का मॉडल बनाया था, पर वो कहीं पूरे सिस्टम में कहीं खो गया। वो कोशिश हुई थी करीब 8-9 साल पहले, पर ये बहुत ज़रूरी है कि ये इनिशिएटिव जो एफएमसी ने शुरू किया है, ये स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर आगे बढ़ाया जाए, जैसे फार्मर इनडायरेक्ट बेनिफिट तो ले ही रहे हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिट भी ले पाएँ। लेट्स होप आगे फार्मर्स को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन प्रज्ञा, अगला सवाल। क्योंकि फ़िलहाल एग्री कमोडिटीज़ की काफ़ी बात हुई और किसानों की भी बात हुई, तो आम आदमी से जुड़ी, छोटे निवेशक से जुड़ी एक और क्वेरी है हमारे पास, पूछिए आप। मेरा सवाल ये है कि एग्री कमोडिटी में छोटे निवेशकों के लिए क्या क्या ऑप्शन है और मिनिमम क्या कैपिटल से इनिशिएट कर सकते हैं बिजनेस कमोडिटीज़ में? किशोर, यहाँ पे
दो हिस्से हैं जहाँ पे छोटे इन्वेस्टर का है कि जो प्योर इन्वेस्टर जिसको मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको कुछ एग्री कमोडिटीज़ का नॉलेज नहीं है, उनको आई थिंक इनिशियली थोड़ा बहुत, जैसा मैंने पहले बताया, कि थोड़ा बहुत उसको वाकिफ़ होना चाहिए कि ये कमोडिटी में उसका वॉलेटिलिटी कितना है, रिस्क कितना है, बिकॉज कई कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कई कमोडिटीज़ बहुत स्टेबल होता है, लाइक वीट जैसा कमोडिटी बहुत कम वॉलेटाइल होता है। सो उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फर्स्ट सॉर्ट आउट करना चाहिए कि मेरे को मेंथा में ट्रेड करना चाहिए कि वीट में ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट्स है। और दूसरा क्या है कि लॉट साइजेस, जैसा सुरेश ने बताया कि जो लॉट साइजेस से पहले ट्रेडर के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ था, और 10 टन और कम से कम 2 लाख से ऊपर का जो लॉट साइजेस होता था, अगर मिनिमम आप पकड़ लें तो 2 लाख से 5 लाख के आसपास का एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का। और जैसा मेरे एक्सपीरियंस में जो देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ आर मच ईजियर टू ट्रेड दैन इंडस्ट्रियल मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स, बिकॉज प्रेशियस मेटल्स में क्या है कि एक्सक्लूसिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और दुनिया भर का आपको इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना पड़ता है। और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में एक क्लोज जियोग्राफी का, आप अगर चना क्रॉप ट्रैक कर रहे हैं तो इंडियन चना क्रॉप ट्रैक करें, और उसका कौन सा रीजन में अराइवल्स, बहुत छोटा सा डेटा आपको मॉनिटर करना पड़ता है। आजकल डेटा डिसेमिनेशन भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। अगर 10 साल पहले का गवर्नमेंट डिसेमिनेशन और आजकल का जो गवर्नमेंट का डिसेमिनेशन है, काफ़ी फ़र्क है। डेफिनेटली कमी है, बट फिर भी काफ़ी डेटा अवेलेबल है। मंडी अराइवल्स आप ट्रैक कर सकते हैं। सो आप चिल्लीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मंडी का आप ट्रैक करना चाहिए। सो आई थिंक इफ़ यू आइडेंटिफाई फ्यू कमोडिटीज जो जियोग्राफिकली आपका प्रॉक्सिमिटी है, और प्रोबेबली आपके जो फ्रेंड्स है, कोई आपको डेटा सोर्स दे सकते हैं कि जो फिजिकल मार्केट का हालात कैसे है, उनका सेंटिमेंट्स कैसा है, तो आई थिंक इट इज़ मच ईजियर। सो जैसा अभी NCDEX ने जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, जैसा चक्रवर्ती सर ने बोला है कि जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट्स का परमिशन देना शुरू किया, तो आई थिंक जो 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट्स आने लग गया, तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, आपको शायद 5,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट 5,000 का रिक्वायरमेंट है तो 5,000 से स्टार्ट करें, बट आप शायद 50,000 से स्टार्ट करें, उसमें 5,000 का रिस्क लेना स्टार्ट करें, और आपको एग्रीगेट कर सकते हैं, आपको एवरेजिंग कर सकते हैं, पोजिशंस कंटिन्यूसली बिल्ड कर सकते हैं, सो दैट आप फॉर एग्जाम्पल चना है MSP के काफ़ी करीब चल रहे हैं, तो आप एक फ्लोर प्राइस के नज़दीक में है, इसका नीचे सस्टेन होने के बहुत कम चांसेस है। तो आई थिंक वहाँ पे आप सेफ बेट हो जाता है इवन छोटे निवेशक के लिए। सो छोटे लॉट्स में आप एग्रीगेट कर सकते हैं। 10-10 टन का जो लॉट्स है ना, एग्रीगेट करने में बहुत कैपिटल की जरूरत होता है, बट 1 टन का लॉट्स एग्रीगेट करने में उसको ही कैन ऐड 10 लॉट्स 10 टन्स विद अ गैप ऑफ 10 रुपीज 20 रुपीज, सो आपको काफ़ी अच्छा एवरेजिंग हो सकता है। सो आई थिंक ये जो नया इनिशिएटिव है, आई थिंक काफ़ी फायदेमंद हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, अगला सवाल प्रज्ञा। क्योंकि महाकुंभ का मौका है और एक्सपर्ट साथ में है, तो मैंने सोचा मैं भी एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जब भी हम लोग कमोडिटी मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो स्पेक्यूलेशन को हम बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि बाजार में स्पेक्यूलेशन हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, लेकिन जब स्पेक्यूलेटर्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कमोडिटी मार्केट के। तो ये क्या कन्फ्यूजन है और इसमें डिफरेंस क्या है? आई थिंक स्पेकुलेशन और गड़बड़ी दोनों साथ में यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक मैं वो दोनों का अलग देखना चाहता हूँ। गड़बड़ तो हेजर भी कर सकता है, स्पेकुलेटर भी कर सकता है, तो वो वाला पार्ट मैं रेगुलेटर को छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक उनका काम वो है कि वो गड़बड़ को रोके, और एक्सचेंजेस और रेगुलेटर दोनों साथ में मॉनिटर करते रहते हैं। आई थिंक वी हैव एनफ सिस्टम्स एटलीस्ट टू ट्रैक। स्पेकुलेशन जो है, मतलब स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दोनों शब्द मेरे लिए तो एक ही है, मतलब बहुत ही थिन लाइन है। आप अगर आप 100 शेयर इन्फोसिस खरीद रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन से खरीद रहे हैं कि वो शेयर का भाव ऊपर जाएगा। इज इट अ स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट? आप अगर इन्वेस्टर को पूछें तो वो बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट है, मेरा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म है। तो अपना ये एक ख्याल है कि शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है वो स्पेकुलेशन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स, बट वॉट एवर इट इज इन्वेस्टमेंट इज स्पेकुलेशन। इवन इफ आई एम बाइंग ए हाउस, मतलब एक फ्लैट खरीद रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इट इज अ स्पेकुलेशन। सो स्पेकुलेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हम लोग हर एक जन लिवरेज करके स्पेकुलेट कर रहे हैं। आज अगर लोन लेके फ्लैट खरीद रहे हैं और फ्लैट का भाव बढ़ेगा करके एक्सपेक्ट करके खरीद रहे हैं, तो इवन दैट इज अ स्पेकुलेशन। सो स्पेकुलेशन इज एसेंशियल, बट प्रॉपरली जैसा इन्होंने बताया कि इट हैज टू बी रेगुलेटेड, जहाँ पे अनवांटेड चीज नहीं होना चाहिए कि कहीं कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट, कहीं
बिकॉज ऑफ द मनी पावर कोई एक इनफैक्ट रेगुलेटर का ही पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेना चाहूंगी। चतुर्वेदी साहब, सारे रेगुले या फिर एफएमसी हमेशा स्पेकुलेशन को एक नेगेटिव तौर पे तो नहीं लेता है ना? नहीं, देखिए हम लोगों का यहाँ भी मत मानना ये है कि जो मार्केट है उसमें हेजर है, तो स्पेकुलेटर जो है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट को, उसको भी वहाँ मार्केट में रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी कमोडिटी में लिक्विडिटी रहेगी। लेकिन साथ साथ जो स्पेकुलेशन है वो रेगुलेटेड हो, उसके लिए कमीशन के पास कई रेगुलेटरी ऐसे टूल्स हैं, जैसे हम लोगों ने पोजीशन लिमिट्स का एक प्रोविज़न है, जिससे कि इतनी पोजीशन से अधिक नहीं ले सकता है। और अगर लोग ये पाया गया कि लोग पोजीशन से अधिक अपनी कर रहे हैं या कुछ 4 आदमी मिल कर के उस पोजीशन लिमिट को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सचेंजेस को हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि वो एक्टिंग इन कंसर्ट के तहत, उन गाइडलाइंस के तहत उनकी पोजीशन क्लब करके उनसे ये कह सकते हैं कि आप रेगुलेटेड वे में काम करें। उसी तरीके से मार्जिन्स हैं और सारे टूल्स अवेलेबल हैं, डेली सर्किट लिमिट्स हैं, जिससे कि बाज़ार जो है रेगुलेटेड वे में चले और उसमें हेजर्स और स्पेकुलेटर्स सभी दोनों ही अपना फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट्स का मेन 2 इकोनॉमिक फंक्शंस जो प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है, उसे अचीव करने में दोनों की ही आवश्यकता है और उनको एक सुचारू रूप से रहना चाहिए। बिल्कुल, तो यानी कि अंडर रेगुलेशन आई थिंक इवन स्पेकुलेशन इज नॉट बैड। चलिए, तो ये रहा CNBC आवाज की ये खास पेशकश कमोडिटी महाकुंभ, जहां हमने कमोडिटी मार्केट के पिछले 10 साल के सफर का जायजा लिया। इस बात को जानने की कोशिश की कि आगे बाजार का आउटलुक कैसे रह सकता है और ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस के साथ जरूरत किस बात की है। और इसी के साथ मैं अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी कि इस पहल में आप सबने हमारा साथ दिया है। नमस्कार। Presented by NCDEX Investor Protection Fund Trust.